हेलो एवरीवन। हमारा फर्स्ट लेक्चर हुआ था डायरेक्ट टैक्स के ऊपर, जहाँ पर हमने डायरेक्ट टैक्स के बारे में फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन देखा, जिसमें था कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो विच इज लेविड ऑन द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल। कोई इंडिविजुअल है उसके इनकम पे लगता है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर है, बिजनेस यूनिट है, वो जो प्रॉफिट अर्न करते हैं उनके ऊपर बेसिकली देखा जाए तो डायरेक्ट टैक्स ऑन इनकम सोर्स पे लगता है। जो आप इनकम कमा रहे, जिस सोर्स के थ्रू कमा रहे उस पे लगता है। इसमें हमने देखा इनकम टैक्स देखा, इनकम टैक्स में स्कोप ऑफ स्टडीज देखा, जिसमें ये बताया गया था सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 80 तक, उसमें सारे सेक्शन से जो डायरेक्ट टैक्स के बारे में डील करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट को हमने देखा था, उसका एक्ट कभी का था इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में बना है, और उसका जो रूल्स है इनकम टैक्स एक्ट रूल वो 1962 का है। ये बेसिकली दो फंडे दिए गए हैं, जिसमें डायरेक्ट टैक्स परफेक्टली पूरी तरह एक्सप्लेनेशन किया गया है। उसको किस तरह चार्ज करना है, किस इनकम पे चार्ज करना है, वो किस टाइप के पर्सन्स है, वो असेसी कौन है जिनके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाएगा, कुछ एग्जेम्पशंस है, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस है, जिसके बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन डायरेक्ट टैक्स में दिया गया है। तो हमने लास्ट टाइम देखा डायरेक्ट टैक्स है क्या, डायरेक्ट टैक्स का एक्ट का रूल, नियम, कानून। इसके अलावा हमने देखे कि कौन कौन से ऐसे इनकम है जिसके ऊपर इनकम टैक्स लगता है। ओके, द इनकम ऑन विच द इनकम टैक्स इज लेविड, दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम other sources, income from capital gain and income from profit or gain from business or profession। ये 5 मेजर हेड्स है जिनके अंडर में हर तरह की इनकम्स आते हैं, जिन इनकम्स को हम कंसीडर करते हैं कि पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम से कमाया गया। एंड आफ्टर द कंसिडरेशन ऑल एंड कैलकुलेशन ऑफ ऑल वी आर गेटिंग द ग्रॉस टोटल इनकम। तो लास्ट में फॉर्मेट बनाया गया था कि इनकम किस तरह कंप्यूट करना है। पहले सोर्सेस ऑफ इनकम आएंगे, जिसमें सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस और प्रोफेशन, अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन और कैपिटल लॉसेस। इनका जब टोटल आएगा तो बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम, या फिर ग्रॉस इनकम भी बोला जा सकता है। इसके अलावा जब टोटल इनकम आता है तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एग्जम्पशंस है रेसिडेंस इंडिविजुअल्स के लिए, कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कुछ सेविंग्स कर रहे हैं, कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर्स में डाल रहे हैं, कुछ हायर एजुकेशन में डाल रहे हैं, कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कुछ प्रोविडेंट फंड है, कुछ आप लोग होम लोन ये सब ले रहे हैं, या फिर आप कुछ डिपॉजिट्स रख रहे हैं। इसमें सरकार अलग अलग सेक्शंस के थ्रू अलग अलग रिलीफ आपको प्रोवाइड करती है। जैसे चैप्टर 6A, इसके अंदर सारे एग्जम्पशंस दिए गए हैं कि इसके अंदर में गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन अलाउड करती है, और डिडक्शन एक अप टू द लिमिटेशन से हम लोग बोल सकते हैं 1,50,000, 2 लाख, ओके, डिपेंड अपॉन द कैटेगरी। कुछ हैंडीकैप्स लोग हैं जिसमें नॉर्मल हैंडीकैप्स हम लोग बोल सकते हैं कि 40-45 की उतने मेजर नहीं है, वो अपने हिसाब से बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, और वो वर्किंग है, वो इनकम अर्न कर, तो सरकार ने उनके लिए टैक्स स्लैब रखा और उनको कुछ रिडक्शन दिया। कुछ हैंडीकैप ऐसे होते हैं जो सीवियर हैंडीकैप होते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं 79% है वो, या फिर 80% या 80%, मतलब उनके शरीर के उतने परसेंट अंग काम नहीं करते, उनके लिए सरकार ने अलग से एक सेक्शन प्रोवाइड किया गया, जिसके अंदर में उनको चाहे वो मेडिकल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से उनको उतना रिलीफ दिया गया। वो चैप्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंडर में दिया गया। दूसरा एक कंसेप्ट आ जाता है उसके अंदर कि अगर असेसी खुद हैंडीकैप नहीं है, लेकिन उसका कोई रिलेटिव उसके ऊपर डिपेंडेंट हैंडीकैप है, तो उसके ऊपर भी डिडक्शन दिया गया। तो सरकार ने कहीं ना कहीं बेसिकली टोटल जो आप इनकम कमा रहे हो उसके ऊपर नहीं रखा गया है डायरेक्टली टैक्स, इसके अंदर में सब डिडक्शन, सब एग्जम्पशन दिए गए। और हर एक इनकम, चाहे आप सैलरी बोलो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी बोलो, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चाहे कैपिटल गेन और लॉस ऑफ बिजनेस, इसके अंडर में कहीं ना कहीं बहुत सारे एग्जम्पशन दिए गए। एग्जम्पशन आने के बाद जो टोटल इनकम आए, ग्रॉस टोटल इनकम, फिर उसके अंदर से चैप्टर 6 से डिडक्शन का दिया गया है कंसेप्ट, जिसके अंदर हम बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। जैसे हम आजकल बहुत सारे ऐड, अगर हम देखें तो जनवरी टू मार्च जो फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग आ जाता है 31 मार्च, इसके पहले से बहुत सारे ऐड आने चालू हो जाते हैं कि आप एक कीजिए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, LIC भरिए, इसका डिडक्शन आपको इनकम टैक्स मिलेगा, आपका इनकम टैक्स सेव होगा। बेसिकली एक कंसेप्ट दिया गया। डायरेक्ट टैक्स में हमने वो देखा। आज हम
स्टडी करेंगे इसमें सेकेंड कंसेप्ट रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ इनकम। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ इनकम, या फिर आप इसे बोल सकते हो स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी बोल सकते हो। इस कंसेप्ट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेसिडेंस के बारे में। पर्सन असेसी, पर्सन मीन्स जो असेसी है वो हमारे भारत में, इंडिया में वो रेसिडेंस है कि नहीं, रेसिडेंट है कि नहीं। बहुत सारे रेसिडेंट है, बहुत सारे लोग नॉन रेसिडेंट है। ये कंसेप्ट कैसे पता किया जाए कि भारत में कोई रेसिडेंट है कि नहीं, क्योंकि भारत से ही बहुत सारे लोग जाके विदेशों में बस चुके हैं, वो वहाँ की सिटीजनशिप ले चुके हैं, या फिर भारत में कई सालों तक आए नहीं, या फिर आए तो बहुत कम दिन के लिए विजिट किया। तो ऐसे जो भारतीय लोग हैं इन्हें हम लोग रेसिडेंट बोले कि नहीं बोले, इंडियन ओरिजिन के होने के बावजूद बहुत सारे लोग विदेशों में इंडियन ओरिजिन बोल सकते हो। जैसे आज कोई पर्सन से वो विदेश में जाके बस गया, शादी भी वहीं हो गई, उसका बच्चा भी वहीं हो गया, तो आज देखा जाए तो बच्चा इंडियन ओरिजिन का कहलाएगा, क्योंकि पेरेंट्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे लोग भारत में आते हैं कब, बहुत रेयरली, किसी रिलेटिव्स के शादी में या कुछ फंक्शन से, कुछ बिजनेस पर्पज से, जो कि दूसरे देशों में रेसिडेंटशिप ले चुके हैं। इसके अलावा कुछ भारत के लोग जो एम्प्लॉयमेंट पर्पस, मेडिकल पर्पस, एजुकेशन के पर्पस या फिर वर्क पर्पस के लिए दूसरे देशों में जा चुके हैं, तो दे हैव रिसाइडिंग टू द आउटसाइड इंडिया इन अदर कंट्रीज and they are very less giving their presence in Indian origin or India. So in that concept they are the resident or non-resident in India. In direct tax that concept has been given here, whether they are the resident or non-resident in India. First concept, there is a basic conditions. There is a two basic conditions. There is a two basic condition to find out that the person or SSC is resident in India or not, and that basic concept is only for individuals, not for any other artificial persons. The SSC, the direct tax is levied on to persons, company as well as the company is different, and the residents persons, individuals are different. For the individual, whether they are resident in India or non-resident, so there are two basic concept is given for individual, whether they are resident or non-resident in India. तो हमारे इस टॉपिक में यही है रेसिडेंस एंड टोटल स्कोप ऑफ टोटल इनकम, जिसमें हम लोग फर्स्ट कंसेप्ट देख रहे हैं कि पर्सन हमारे देश में रेसिडेंट है कि नहीं है। तो रेसिडेंट को कोई इंडिविजुअल हमारे देश में रेसिडेंट है या नहीं है, इसके लिए हमें दो बेसिक कंडीशन दी गई है, जिसमें से कोई भी एक बेसिक कंडीशन उस इंडिविजुअल को सेटिस्फाइड करना है। वो है क्या, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर, जिस ईयर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। The individual or person must be in India for 182 days or more during the previous year. जो हमारा प्रीवियस ईयर था, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा, जैसे मैंने कल आपको बताया था प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस ईयर में आपने इनकम अर्न किया है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर ये वो है जिस ईयर में हम अपनी इनकम को असेस करते हैं। तो दोनों भी एक ईयर में नहीं हो सकता, क्योंकि एक ईयर 31 मार्च को अगर खत्म हो रहा तो सेम डे में कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं। बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन, कंसेप्ट, एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, इन सभी चीजों को कैलकुलेट करने में कुछ समय जाता है, जिसके लिए हमें नेक्स्ट ईयर के कुछ समय तक दिए गए। इंडिविजुअल्स के लिए 4 मंथ्स का टाइम दिया जाता है कि 31 मार्च एंड अप हो गया तो नेक्स्ट ईयर आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अप्रैल टू 31 जुलाई, ये 4 महीने के अंदर आप कभी भी अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो। और 31 जुलाई के बाद
30 सितंबर तक कंपनीज को उनके कॉर्पोरेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करके उसके ऊपर टैक्स जमा करने का रहता है। उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट 30 सितंबर और इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई। इंडिविजुअल्स गेट द 4 months additional in assessment year to file their returns, IT returns, and companies are getting 6 months to file their returns। उसके लिए मैंने कल डिटेल में डिस्कस किया कि क्या है उसके अंदर, क्या कंसेप्ट है, क्या रूलिंग्स है, कंपनीज को ऑडिट कराना पड़ता है, और जो इंडिविजुअल्स इनको भी थोड़ा फाइनलाइजेशन में टाइम चला जाता है क्योंकि इनके भी बहुत सारे टीडीएस डिडक्शन ये सब हुए रहते हैं। जो जून मंथ के आसपास या फिर मई मंथ में या फिर अप्रैल मंथ के एंडिंग में रिटर्न फाइलिंग करते हैं, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग, उसके बाद मई मंथ या जून मंथ में उनको टीडीएस सर्टिफिकेट अलॉट होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर जुलाई तक उन्होंने रिटर्न फाइल्स कर सकते हैं। और बात करते हैं रेसिडेंट्स के ऊपर, कोई भी इंडिविजुअल भारत में रेसिडेंट है कि नहीं, इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं, इसके लिए 2 कंसेप्ट दिए गए, 2 बेसिक कंडीशंस है और एडिशनल कंडीशंस भी जिसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो पहले कोई भी इंडिविजुअल भारत में इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं, कि नॉन रेसिडेंट है, इस कंसेप्ट को हमें सबसे पहले कंसीडर करना है। जैसे हमें पहला कंडीशन दिया गया, द पर्सन मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 days और मोर ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हमारे देश में जो प्रीवियस ईयर हमारा जो पिछला साल है, वो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे कम से कम इंडिया में 182 डेज, मतलब बोल सकते हैं कि हाफ ईयर्स, 364 डेज, 365 डेज इंडिया में होते हैं, सॉरी 365 डेज इंडिया में हो, इंडिया में देखा जाए या फिर कोई भी कंट्रीज में होते हैं एक साल में, किसी ईयर में 366 डेज होते हैं, उसमें से हाफ अगर पकड़े तो 182 डेज 183 डेज होता है, जिसमें इंडिया में उतना दिन अगर रहा है वो, तो पर्सन कौन है, रेसिडेंट इन इंडिया। या फिर इसी में दूसरा बेसिक कंडीशन भी दिया गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रूज मेंबर्स हैं या फिर स्टडी के लिए आउटसाइड इंडिया गए हुए हैं या फिर अदर कोई वर्किंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वीजा पे वो बाहर है भारत के, उनका भारत में जो प्रेजेंस है इन इंडिया, दे आर रिसाइडिंग फॉर ओनली वेरी फ्यू डेज ऑन द वेकेशंस, आर गेटिंग सम टाइम आफ्टर एग्जामिनेशन, दे आर विजिटिंग इंडिया, तो बहुत कम समय उनके पास रहता है इंडिया के लिए। इस कंसेप्ट में भी दिया गया है कि आप केवल एक कंडीशन नहीं, अगर आप एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर सकते कि आप प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 6 months दैट इज 182 डेज के आसपास इंडिया में है, तो आपको क्या दूसरा बेसिक कंसेप्ट भी दिया गया है कि कोई भी पर्सन, the person must be in India for 60 days in previous year and he or she must be in India for 365 days in last 4 years preceding previous year। प्रीवियस ईयर आप बोल सकते हो, जैसे यहाँ पे था प्रीवियस ईयर में कितना होना चाहिए, 182 डेज, एक साल में 365 डेज है, उसमें से 182 डेज में अगर इंडिया में तो रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट है। लेकिन वहां पर भी कंसेप्ट रुका नहीं, अगर आप जैसे इंडिया में केवल आप 180 डेज के लिए थे तो आप 182 चाहिए, तो आप 180 डेज फेल हो गए। लेकिन आप सेकंड कंसेप्ट में आ रहे कि आप प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना चाहिए, इसकी जगह 182 डेज है। इसके अलावा कंसीडर करना है हमें कि आप प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले के लास्ट 4 years प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, जो लास्ट ईयर है इसको छोड़ के इसके पहले के 4 साल में आप 365 दिन 365 डेज इंडिया में होने चाहिए। अगर आप लास्ट 365 डेज इन इंडिया है लास्ट 4 years में प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, देन यू आर आल्सो अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेसिडेंस के लिए 2 बेसिक कंडीशंस दिए गए हैं हमारे टॉपिक्स में। पहला कंडीशन से है कि एनी पर्सन हु मस्ट बी इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ही इज अ रेसिडेंट और शी इज अ रेसिडेंट इन इंडिया। एंड इफ एनी पर्सन नॉट 182 days in India,
Then the another concept is that if any person is 60 days or more than 60 days in India in the previous year, or and as well as he or she must be in India for 365 days in last 4 years preceding the previous year. मतलब previous year में कोई भी रेसिडेंट, कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 60 डेज या उससे ज्यादा रहा है, और उसके पहले प्रीवियस ईयर के पहले 4 साल में अगर वो इंडिया में 365 डेज रहा है पिछले 4 साल में, तो वो क्या हो जाएगा, वो इंडिया में रेसिडेंट है। तो दो कंसेप्ट दिए गए आप प्रीवियस ईयर में, जैसे हम मानते हैं प्रीवियस ईयर हमारा क्या है 2023-24, ये हमारा प्रीवियस ईयर में 22-23 कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर भी 60 डेज के लिए 2022 एंड 23 कंसीडर किए। इसके बाद लास्ट 4 इयर्स 2021, 22, 2020, 21, 2019, 20, 2018, 19, ये हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। ये लास्ट 4 इयर्स हो जाएंगे प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर तो छोड़ के उसके पहले के 4 साल, ये 4 साल में वो रेसिडेंट वो पर्सन इंडिया में होना चाहिए। अगर वो है ही इज ए रेसिडेंट इन इंडिया और सी इज ए रेसिडेंट इन इंडिया। कंसेप्ट क्लियर? पहला दो, ये दो बेसिक कंडीशन है जिसमें से कोई भी एक कंडीशंस को फुलफिल करना, सेटिस्फाई करना, देन ही इज ए रेसिडेंट। इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार आते हैं एग्जाम में, बुक्स में भी दिए गए कई सजेशंस कि कोई पर्सन से इंडिया में है, अगर इंडिया में बोल जाएगा फर्स्ट टाइम वो 1 जनवरी 2022 को वो फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर गया, या फिर मैं मानता हूं कि वो 1 अगस्त को इंडिया से बाहर गया, 1 अगस्त 2022 को वो इंडिया से बाहर गया फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर हम इंडिया को छोड़कर फर्स्ट टाइम गया और 31 मार्च 2023 तक नहीं है, तो जाहिर सी बात है 1 अगस्त को गया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये 4 महीने ही था इंडिया, जो कि अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 120 डेज के आसपास हो रहा है। मतलब वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं और 31 मार्च तक आया ही नहीं। मतलब उस साल 8 महीने वो बाहर है, 2 महीने भारत में, तो अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज एंड जुलाई 31 डेज, टोटल 122 डेज ही वो इंडिया में था। 122 डेज से ज्यादा इंडिया में वो नहीं था। अगर 122 डेज है तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज तो इंडिया में था ही नहीं, ये पहला कंडीशन उसमें सेटिस्फाइड नहीं था। जो सेकंड कंडीशन है, द पर्सन मस्ट बी इन इंडिया फॉर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाइड किए। और देखते हैं एंड he or she must be in India for 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर वो फर्स्ट टाइम 2022 में आउटसाइड इंडिया गया, तो इसके पहले तो पूरा साल भारत में, भारत के बाहर कभी गया ही नहीं, he is not went outside the India in any previous year, he gone for the first time. It means in the last 4 years he was in India. It means that 62 days, 365 days, 365 days, 366 days and 366 days he was in India. It means he is a resident in India. If suppose any person is outside India from last 5 years and he came for the first time in 1st April 2022 in India, if this person was from the Indian origin, और इंडियन ओरिजिन को हम लोग को ज्यादा कंसिडरेशन में लेना, क्योंकि आउटसाइड जो फॉरेनर्स है वो तो हमारे देश के रेसिडेंट है। तो 1 अप्रैल 2022 को इंडिया में आया and he was in India for the 10 month up to the 31st January. वो 31st January 2023 तक वो इंडिया में था। It means total 10 months. और he not went outside the India. He went on the 1st February 2023. 10. It means he was in India for 182 days. Yes. It means he was more than 240 days in India. 10 months. Sorry. It was in India more than 300 days. He was in India 305 days. He was in India 182 days. इसका मतलब ये हो गया भारत में बहुत दिन तक रहा। He is the resident in India.
कंसेप्ट तो समझ में आ गया रहेगा कि बेसिकली हमें कंसीडर क्या करना है, कंडीशंस को। कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी जाए, बहुत आराम से हमें ईयर बाय ईयर कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो पर्सन रेसिडेंट हो गया, वो पर्सन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, इस कंसेप्ट को भी हमें देखना है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का कंसेप्ट ऐसा है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट इसलिए फाइंड आउट किया जाता है कि इंडिया में उसका प्रेजेंस बहुत ज्यादा माना जाएगा और वो उसके लिए हर टाइप का इनकम टैक्सेबल हो। तो इंडियन ओरिजिन से ऐसा कोई भी इनकम जो इंडिया से कनेक्टेड है, इंडिया से अर्निंग हो रही है, वो उस टाइप का पूरा टाइप हर इंडियन ओरिजिन को टैक्सेबल रहेगा। ऐसा नहीं कि उनको कोई रिबेट है, जो नॉन रेसिडेंट है या फिर नहीं है उनको किसी को टैक्सेबल नहीं रहे, लेकिन जो पर्सन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया है उसके लिए टैक्सेबल रहेगा। Now, in India, any person is resident or non-resident. कोई पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं, नॉन रेसिडेंट प्रीवियस ईयर में है कि नहीं, इस कंसेप्ट को फाइंड आउट करने के लिए दो बेसिक कंडीशंस दिए गए। अगर कोई कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी एसएससी ओके, ही वाज प्रेजेंट इन इंडिया, ही वाज रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 182 days or more during the previous year, then he is a resident in India. But the person who is less than 182 days in India or more than 60 days, then other basic condition is given. दूसरा बेसिक कंडीशन दिए गए। पहला, 182 डेज तक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए एक साल के अंदर, तो प्रीवियस ईयर में तो रेसिडेंट है। अगर 182 डेज से कम है तो उसके लिए दूसरा बेसिक कंडीशंस भी है। अगर कोई पर्सन इंडिया में लास्ट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा रहा है, 182 डेज से कम है, तो पहला कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं किया, छोड़ो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना, वी हैव टू सेटिस्फाई ओनली वन कंडीशन, we have to fulfill only one condition, then we are resident in India. If more than 60 days in India, but and also they are the 365 days resident in India in last 4 years preceding the previous year. जो previous years को छोड़ के उसकी जो पहले के 4 साल, अगर उस 4 साल में कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 365 डेज के लिए रहता है तो उससे हम लोग बोल सकते हैं कि वो रेसिडेंट इन इंडिया है। तो दो कंसेप्ट है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशंस को फुलफिल किया गया किसी एक कंसेप्ट को, देन दे आर द रेसिडेंट इंडिया। अगर नॉन रेसिडेंट है तो कोई बात नहीं। अगर वो पर्सन रेसिडेंट है तो हम चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे देखा जाएगा। जैसे ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जो ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है इसको जज करने के लिए क्या कंसेप्ट से क्या कंडीशन, तो उसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस दी गई और हर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स को ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाने के लिए। If person satisfied both the additional condition, then that resident person is ordinary resident in India. If he does not satisfy any of conditions, then he is a non-ordinary resident in India. तो concept है क्या? सबसे पहला resident individual must be resident
resident individual must be resident in India for 2 years in last 7 years. पिछले 7 सालों में वो 2 साल तक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है resident individual must be in India for 730 days in कंसेप्ट थोड़ा चेंजेस हुआ है। एडिशनल कंडीशंस क्या, कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया है तो रेसिडेंट एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए होना चाहिए, मतलब इन लास्ट 10 इयर्स प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर। कोई भी इंडिविजुअल अगर रेसिडेंट हो गया, दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद तो रेसिडेंट कहलाएगा, सॉरी वो इंडिविजुअल कहलाएगा रेसिडेंट, वो एसएससी कहलाएगा रेसिडेंट इन इंडिया। बट वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसके लिए 2 एडिशनल कंडीशंस दिए गए। पहला एडिशनल कंडीशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, दूसरा बेसिक कंडीशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। तो पहला है रेसिडेंट इंडिविजुअल मस्ट बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 इयर्स फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर को छोड़ के उसके पहले 10 साल तक वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए, मतलब 2 इयर्स कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड करके वो 10 इयर्स में इंडिया का रेसिडेंट आ जाना चाहिए 2 बार। तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर लेना। दूसरा एडिशनल कंडीशन है रेसिडेंट इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया फॉर 730 डेज इन लास्ट 7 इयर्स प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। जो हमारा फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर है उसके पहले 7 साल में वो इंडिया में कहते हैं 730 डेज। कुछ कंसेप्ट ऐसा लगता है कि 730 डेज इन इंडिया होना चाहिए, ये भी तो 2 इयर्स में तो 730 डेज, हाँ हो सकता है, लेकिन ये रेसिडेंट यहाँ पहले में लिखा गया वो 2 इयर्स तक रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। इस साल तो हो गया छोड़ दो, इसके पहले जो 10 साल है और 10 साल में 2 साल एटलीस्ट रेसिडेंस होना चाहिए। इसका मतलब 2 साल एक कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए कि 2 साल तक वो रेसिडेंट रहा है भारत का, पहला एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। और दूसरा रेसिडेंट इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया और 730 डेज इन लास्ट 7 इयर्स। अगर कोई फर्स्ट टाइम इंडिया में आया 10 महीने रह के गया तो एडिशनल कंडीशन एक भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं आया तो 2 साल उसका रेसिडेंट होने का सवाल नहीं है। और उसके पहले 7 साल में 730 डेज इंडिया में रहना वो भी पॉसिबिलिटीज नहीं। ये किसके लिए, जो पर्सन बेसिकली इंडिया में कई सालों से रह रहे हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए दूसरे देशों में जा रहा है या फिर इंडियन ओरिजिन का है और बार बार इंडिया विजिट करते रहता है, ये दोनों कंसेप्ट उसके यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, ये कंसेप्ट पूरी तरह सेटिस्फाइड होते हैं। इसमें बेसिकली 2 कंसेप्ट है रेसिडेंस के लिए। पहला कंसेप्ट है बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशंस क्या है रेसिडेंट्स के लिए कि कोई भी इंडिविजुअल है वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में 182 या 182 डेज से ज्यादा रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। अगर उतने दिन के लिए इंडिया में है तो रेसिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा। अगर वो 182 डेज से कम है लेकिन 60 डेज से ज्यादा तो उसके लिए दूसरा बेसिक कंडीशन दिया गया कि अगर कोई पर्सन इंडिया में 60 डेज प्रीवियस ईयर में रहता है या फिर 60 डेज से ज्यादा तो एक कंसेप्ट होगा। और उसी में ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर 365 डेज इन लास्ट 4 इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से पहले जो 4 साल है उस 4 साल में एटलीस्ट वो 365 डेज तक इंडिया में रहना चाहिए। अगर ये 365 डेज तक इंडिया में रहता तो रेसिडेंट कहलाएगा। तो 2 कंडीशन दिए गए, तो इस इंडिविजुअल्स को जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में था उसे कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। अगर दोनों में से कोई एक बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो इंडिया का वो रेसिडेंट कहलाएगा।
अगर दोनों भी कंडीशन फेल्ड हो गया, नहीं सेटिस्फाइड कर पाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉन रेसिडेंट इन इंडिया, और चैप्टर यहीं पे क्लोज। मतलब इनका क्वेश्चंस का टॉपिक यही क्लोज हो जाएगा कि इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर नॉन रेसिडेंट है तो कोई बात नहीं, इज अ नॉन रेसिडेंट इन इंडिया का था। लेकिन अगर वो रेसिडेंट है तो हम अनदर कंसेप्ट में जाएंगे कि हम चेक करेंगे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो कोई भी रेसिडेंट इन इंडिया में ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए दो एडिशनल कंडीशंस दिए गए हैं हमारे इनकम टैक्स रूल के अंदर कि अगर कोई पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी, उसके लिए दो एडिशनल कंडीशन। पहला एडिशनल कंडीशन है कि दैट रेसिडेंट इंडिविजुअल मस्ट बी इन इंडिया फॉर 2 years एज अ रेसिडेंट इन लास्ट 10 years प्रेसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले का जो 10 साल है, वो 10 साल में कोई भी 2 साल वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, तो हम उसे बोलेंगे रेसिडेंट। सॉरी, ये तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। दूसरा भी एडिशनल कंडीशन है, वो ये कहता है कि जो इंडिविजुअल इंडिया में रेसिडेंट है वो इंडिया में एटलीस्ट 730 डेज तक इंडिया में होना चाहिए इन लास्ट 7 previous years, ओके, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। लास्ट जो 7 years है प्रीवियस, वो हमारे जो प्रीवियस ईयर है इसको छोड़ के उसके पहले के जो 7 years है, वो 7 years तक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए। इफ ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया for 730 days in last 7 years, then he fulfills the second condition. First condition, at least 10 years में 2 years तक इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। It means 182 days और मोर, या फिर 60 + 365 days in last 4 years। ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए 2 साल तक, द प्रीवियस 10 years में। अगर ये सेटिस्फाइड कर जाता है तो पर्सन रेसिडेंट है, अगर नहीं सेटिस्फाइड करता है तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। अगर दोनों एडिशनल कंडीशन कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल सेटिस्फाइड करता है तो उसे लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। इस टॉपिक में सबसे पहले रेसिडेंस के बारे में था। इस रेसिडेंस के बारे में अगर हमें डिटेल में जानकारी हो गई, हमें रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों भी अच्छे से कैलकुलेट करने आ गया, समझ में आ गया। किसी भी पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस हम परफेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। इसके आगे हमें सारे इनकम्स कैलकुलेट करने में बहुत मदद मिलेगी। तो बेसिकली रेसिडेंस में हमें क्या है, 2 कंसेप्ट है, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। अगर कोई भी पर्सन रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, इसके लिए 2 बेसिक कंडीशन दी गई, उसमें से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, देन व्हाट, इट इज वेरी क्लियर द पर्सन इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया रेसिडेंट, दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर पाया तो नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। इसके अलावा अगर कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट है तो कोई बात नहीं, इज अ नॉन रेसिडेंट, लीव इट। कि हमारा कैलकुलेशन, हमारा टॉपिक, हमारा असेसमेंट यही क्लोज हो गया कि ये नॉन रेसिडेंट है और उसके ऊपर से उसका इनकम कैलकुलेट करना चालू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो रेसिडेंट के अंदर 2 कैटेगरी। अगर कोई पर्सन रेसिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट फाइंड आउट करने के लिए 2 एडिशनल कंडीशंस दी गई। अगर कोई भी इंडिविजुअल्स है, अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसके लिए उसे 2 एडिशनल कंडीशंस दी गई और दोनों एडिशनल कंडीशन उसे सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। पहला एडिशनल कंडीशन है कि वो 2 years तक इंडिया में रेसिडेंट होना चाहिए इन लास्ट 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर छोड़ के उसके पहले कोई भी 10 साल में 2 साल तक वो रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया में। वो रेसिडेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बेसिक कंडीशंस के हिसाब से।
दूसरा एडिशनल कंडीशन है कि वो एटलीस्ट 730 डेज इन इंडिया में होना चाहिए लास्ट 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर को छोड़ के जो पहले उसके पहले के जो 7 years है उस 7 years तक वो इंडिया में एटलीस्ट 730 डेज तक होना चाहिए। अगर ये दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाता है तो उस रेसिडेंट को हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोला जाएगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड कर पाता है तो दो में से दोनों भी एडिशनल कंडीशन तो उसे हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट ये तीनों के लिए अलग अलग टाइप के थोड़े बहुत टैक्स हैं जो कुछ इनकम किसी को सेटिस्फाई। जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट से मैक्सिमम सारे इनकम टैक्सेबल्स रहेंगे से कोई इंडियन ओरिजिन से पर्सन रिलेट करता है। जैसे ये क्वेश्चन दिए गए, मिस्टर अरविंद एन इंडियन सिटीजन केम टू इंडिया। मिस्टर अरविंद कौन है? कोई इंडियन सिटीजन का है, वो केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1st October 2024 सॉरी 1st October 2022। कोई इंडियन रेसिडेंट का 1st October 2022 को भारत में पहली बार आया। मैंने इंडियन ओरिजिन बताया या फिर इंडियन सिटीजन बताया। एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन 31st March 2023। 1st October 2022 को आया यहाँ पे इंडिया में और 31st March 2023 को इंडिया से चला गया। तो हमें फाइंड आउट करना है कि वो लास्ट ईयर इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं। पर्सन नेम इज मिस्टर अरविंद। He came to India for the first time. 1st October 2022। रिटर्न या फिर रिटर्न बैक या फिर वेंट फ्रॉम इंडिया। इंडिया से वो कब गया, लेफ्ट कब किया, रिटर्न बोल सकते हैं या फिर लेफ्ट इंडिया वो कभी गया 31st March 2023। तो नंबर ऑफ डेज in India। Mr. Arvind who came Indian origins का था, he came to India for the first time on 1st October 2022 and left India on 31st March 2023। तो हमें फाइंड आउट करना है इंडिया में रेसिडेंट है कि नहीं। तो रेसिडेंट फाइंड आउट करने के लिए दो बेसिक कंडीशन है, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। दो कंडीशन में से कोई एक बेसिक कंडीशन इसे सेटिस्फाइड करना है तो उसे हम लोग बोलेंगे रेसिडेंट इन इंडिया। अभी 1st October 2022 से 31st March 2023 यहाँ पे हम लोग कुछ मंथ्स ले सकते हैं। इंडिया में कितना दिन था वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मंथ्स और यहाँ पे डेज। जैसे अक्टूबर में फर्स्ट टाइम आया था अक्टूबर, और अक्टूबर के फर्स्ट डेट को आया था ना वैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च एंड दिस वाज द टोटल। अक्टूबर में अक्टूबर 31 डेज का है 22, नवंबर 22, अक्टूबर 22, नवंबर 22, दिसंबर 22, जैन 23, फेब 23 एंड मार्च 23, 31st November 30 days, December 31, January 31, February is the 23. It is not the leap year. हमें पढ़ते समय ये भी याद रखना है कि every year we have to be considered according to the rules, regulation which is going on in the world. कुछ days के लिए जैसे लीप ईयर जो 4 years में एक बार आता है, जैसे 2000, 2004, 8, 12, 16, 20 and 24. It is not the 20, not the 24, it is the 23. Then it may be what 28 days February. लीप ईयर जो रहेगा उसमें 29 days होंगे। मार्च it is 31st. It is total 182 days. Exact 182 days he was in India.
What are the two basic conditions? First, he must be 182 days or more in India resident होना चाहिए. जो हमारा प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2022-23, जिस ईयर में वो विजिट किया, जिस ईयर में वो इंडिया में, और हमारा असेसमेंट ईयर हो जाएगा 2023-24. ये हमारा है. अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक कंडीशंस के हिसाब से सेटिस्फाई करना पड़ेगा. और दूसरा बेसिक कंडीशन और करके 60 डेज और मोर, ओके, 60 डेज से ज्यादा, 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में वो होना चाहिए रेसिडेंट, एंड 365 days or more in last 4 years. हमारा जो पहले प्रीवियस 4 years है, प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, पिछला साल 22-23 छोड़ के उसके पहले 4 साल में 365 है. इसमें लिखा और, मतलब पहला कंडीशन या दूसरा, दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर मिस्टर अरविंद सेटिस्फाइड कर जाता है, देन ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया. और ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का सवाल ही नहीं होता है, बिकॉज ही विजिटेड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम. Before that he was not in India and not visited to the India. The question में लिखा गया he is from Indian origin and came to India for the first time in India. पहला बेसिक कंडीशंस चेक आउट करते हैं. दूसरा तो होने का सवाल है, लास्ट 4 years में था ही नहीं. तो पहला बेसिक कंडीशन क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन इन इंडिया में लास्ट 365 डेज में 182 डेज या मोर अगर रहा है तो रेसिडेंट है. यहाँ से कैलकुलेट करें 1 2 3 4 5 6 180 डेज, 181 182 183 184 -2 182 days. This means what? He satisfied the first condition. Then Mr. Arvind is resident in India in previous year 2022-23 as he satisfied the first basic condition laid down in the section 6 subsection 1. जो section 6 subsection 1 है वो बताता है बेसिक कंडीशंस के बारे में, और जो कंसेप्ट है section 6 subsection 6 ये बताता है ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी. और जो नॉन रेसिडेंट है वो कंसेप्ट हमारे लिए इंट्रोडक्शन दिया गया सेक्शन 2 सबसेक्शन 30. वो हमें बताता है कि भारत में नॉन रेसिडेंट कौन है. ये हमारे कंसेप्ट है. मिस्टर अरविंद इज रेसिडेंट इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर, या फिर previous year 2022 and 23 because he satisfied the as he satisfied the first basic condition. कुछ तरह क्वेश्चन है. इसके अलावा नॉन ऑर्डिनरी के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे. हमें सिर्फ याद रखना है कि बेसिक कंडीशन हमें परफेक्टली समझ में आना चाहिए. कोई भी पर्सन, कोई भी असेसी भारत में कब विजिट कर रहा है, कब वो इंडिया लेफ्ट कर रहा है, वो कंसेप्ट, वो डेट हमें परफेक्टली याद रखनी है. अभी एक क्वेश्चन है मिस्टर रामेश
मिस्टर रामेश फर्स्ट टाइम इसे यूके में जॉब लग गया. ही फर्स्ट टाइम वेंट फ्रॉम द इंडिया इन यूके फॉर द जॉब एम्प्लॉयमेंट पर्पज एंड ही लेफ्ट इंडिया ऑन 22nd September 2022. उसने क्या किया 22nd September 2022 को उसने इंडिया लीव किया फॉर द जॉब एंड ही डिड नॉट केम टिल 31st March 2023. मतलब हमारा प्रीवियस ईयर क्या 2022-23 और इन्होंने क्या किया इंडिया लेफ्ट किया और इंडिया में वो 31st March तक रिटर्न नहीं आया. तो हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले नंबर ऑफ डेज ही वाज इन इंडिया ये कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर वो कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा वो हमें कंडीशन को चेकआउट करना पड़ेगा कि वो रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट इन इंडिया है. अब देखते हैं मिस्टर रामेश जो इंडिया का रहने वाला है इंडियन ओरिजिन का. अगर कोई भी मेंबर इंडियन ओरिजिन का है इंडिया का ओरिजिन का है और वो इंडिया लेफ्ट कर रहा है या फिर इंडिया फर्स्ट टाइम विजिट करने के लिए है उसके लिए केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशंस रहेगी. अगर कोई पर्सन इंडिया से है इंडियन रेसिडेंट और वो इंडिया एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ रहा है या फिर क्रूज मेंबर या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए इंडिया के बाहर जा रहा है तो उसके लिए केवल फर्स्ट बेसिक कंडीशन. सेकंड बेसिक कंडीशन अदर मेंबर्स के जो बार बार आते जाते रहते हैं वो फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन क्रू मेंबर और यहाँ पर इंडियन ओरिजिन इनके लिए तो पहला केवल एक ही बेसिक कंडीशन है. मिस्टर रामेश कौन इंडियन ओरिजिन का तो उसके लिए पहला एक बेसिक कंडीशन है अगर वो 182 डेज के लिए इंडिया में रहा है तो ही रेसिडेंट है नहीं तो नहीं रेसिडेंट है. अब लास्ट ही ओके ही लेफ्ट इंडिया उसने इंडिया कब लेफ्ट किया रामेश ने 22nd September 2022 and after that on till 31st March he did not came back. वो 31st March तक वो रिटर्न नहीं आया एम्प्लॉयमेंट के लिए छोड़ दिया. अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया कोई पर्सन जो इंडियन रेसिडेंट है या फिर इंडिया ओरिजिन का जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है या फिर इंडियन ओरिजिन से है या फिर इंडियन रेसिडेंट है फर्स्ट टाइम कोई क्रू मेंबर्स है या फिर कोई एम्प्लॉयमेंट्स के लिए या फिर कोई एजुकेशन के लिए इंडिया छोड़कर दूसरे देश में जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस एजुकेशन पर्पस अदर. बाकी बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के ही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन नहीं ऐसे ही किसी देश में जाते रहते या फिर वहां पे रिसाइड कर रहे तो उनके लिए दोनों कंडीशंस हैं. लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट के लिए भारत छूट जा रहा है उनके बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाइड होगा अदरवाइज दे आर द नॉन रेसिडेंट इन इंडिया. जो 22nd September 2022 यहाँ पे अगर देखिए मंथ्स एंड डेज अप्रैल मई जून
July, August and September. Then after that total days. अभी यहाँ पे एक कौन है 30 days, May 31 days, June 30 days, July 31 days, August 31 days, September only 22 days. अब यहाँ रमेश ने क्या किया, इंडिया को लेफ्ट किया। अभी हम तो इसको टोटल कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ डेज के 30, 30, 30, 30, 30, 150, 150, 322, ये टोटल हो गया 175 डेज। अब बेसिक कंडीशंस हमारे क्या बोलता है कि ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ डेज ऑफ 182 days or more during the previous year 2020-23, but he was in India only for the 175 days. The concept, the conclusion is that he is a non-resident in India for the financial year 2022-23 as he was failed to satisfy the first basic conditions. कोई पर्सन इंडियन का है, इंडियन ओरिजिन्स का है, या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए क्रू मेंबर एज वो इंडिया लेफ्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला ही बेसिक कंडीशन ही हमें कंसीडर करना है तो रेसिडेंट है कि नहीं रेसिडेंट है। अब दूसरा कंसेप्ट है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है, वो चेक करना है। अब ये क्वेश्चन है मिस्टर बालाजी, मिस्टर बालाजी इंडियन ओरिजिन्स के, मिस्टर बालाजी, मिस्टर बालाजी इंडियन ओरिजिन से बिलोंग करते। ही केम टू इंडिया, he left India for the employment purpose and he went in the year, not the first time, he went outside India in the year 2022-23, left India on 1st Jan 2022, 1st Jan 21-22 में आता है, 2021-22 ये 2022 में चला गया, 1st January, जो इस ईयर में नहीं, ये ईयर 1st अप्रैल से came to India, came back India on 30th April 2022। वो कभी रिटर्न आया 30 अप्रैल, अगेन वेंट टू यूएसए। वो फर्स्ट टाइम इंडिया के बाहर कहाँ गया और नहीं बताया गया, लेकिन वो सेकंड, फिर वो 30 अप्रैल को इंडिया में, फिर वो वापस यूएसए गया। यूएसए कब गया, 1st Jan 2023 को, and came back came back on 1st February 2023 को रिटर्न भारत में आ गए। अभी यहाँ पे हमें मिस्टर बालाजी इंडियन ओरिजिन से है, तो अगर कोई पर्सन इंडियन ओरिजिन से तो उसके लिए कोई पहला ही फर्स्ट बेसिक कंडीशन है, एज ही वाज इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर
ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन इंडिया। अगर कोई भी पर्सन कोई भी ऐसी भारत में, इंडिया में लास्ट प्रीवियस ईयर में अगर 182 डेज के लिए ही है या फिर उससे ज्यादा इंडिया, तो ही वो रेसिडेंट कहलाएगा, अदरवाइज नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। जो सेकंड बेसिक कंडीशन इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए नहीं है। अब इस कंसेप्ट में अगर हम चेक करें तो इंडिया में कितना था, अगर इस पहले कंसेप्ट में देखें यहाँ पे कुछ लेना देना, इट कैन बैक टू 30th अप्रैल, मतलब यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से 30th अप्रैल 2022 कितना दिन था, 30 डेज के लिए इंडिया में था। अगेन ही वेंट बैक ऑन 1 जन, वेंट टू यूएसए 1 जन 2023, सॉरी he went to USA for 1 जन 2020, वो 2023 में यूएसए में गया, 2023 में यूएसए में गया, वो यहाँ पे कंसेप्ट दिया गया। अब यहाँ पे उसका प्रीवियस ईयर 2021, 22, 2020, 21, 2019, 20, 2018, 19, 2017 और 18, यहाँ तक का डेटा दिया। इसके पहले वो इंडिया के आउटसाइड कभी नहीं गया था, इतना दिया गया डेटा। और नंबर ऑफ डेज भी इसमें दिया गया है, नंबर ऑफ डेज ही वाज इन इंडिया। 21, 22 में वो 30 डेज इंडिया में था, 21, 22 डेज में 190 डेज था, 2019 और 20 में 180 डेज था, 2018-19 में 200 डेज था, 2017-18 में वो केवल 80 डेज के लिए था। अब यहाँ पे हमें कंसेप्ट देखना है कि ये कंसेप्ट कहाँ पे है, कैसे है, क्या है, कि कितना सेटिस्फाइड कर रहा है। कि हमें यहाँ पे अगर एक पर्सन मिस्टर बालाजी अगर रेसिडेंट है तो क्या वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मिस्टर बालाजी रेसिडेंट है कि और नॉन रेसिडेंट। तो प्रीवियस ईयर 2022-23 में वो नंबर ऑफ डेज इन इंडिया में थे कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ डेज इन इंडिया वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि वो कितने साल, वो 30 अप्रैल को भारत में आ गए, अप्रैल में एक दिन, प्लस मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, प्लस एक जनवरी, ये इतने दिन भारत में थे। ये टोटल 246 डेज यहां पे हो गए, प्लस 1 फेब को रिटर्न आ गए, तो फेब पे 28 दिन, प्लस मार्च में 31 डेज। टोटल 305 डेज वो इंडिया में थे। इसका मतलब पहला बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड कर गए। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या लिखना है, मिस्टर बालाजी was in India for 305 days in previous year. So he is resident in India for the previous year 2022-23. 2022-23 में मिस्टर बालाजी क्या है, भारत में, इंडिया में रेसिडेंट है। अब वो नॉन रेसिडेंट है
कि सॉरी वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसके लिए दो कंसेप्ट है कि ही मस्ट बी एटलीस्ट 2 years रेसिडेंट इन प्रीवियस 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। जो पिछला 10 साल है उसमें 2 साल को रेसिडेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक आउट करते हैं, ही वॉज ए रेसिडेंट इन 2021 एंड 2018-19। अभी ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना है तो फर्स्ट बेसिक एडिशनल कंडीशंस। एडिशनल कंडीशन, पहला एडिशनल कंडीशन क्या बोलता है, मिस्टर बालाजी मस्ट बी इन इंडिया एज ए रेसिडेंट फॉर 2 years इन लास्ट 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर 22-23 को छोड़ के 2020-23 left, okay, after that 10 years, previous 10 years, in that he must be resident in India for at least 2 years. That means if he is from the Indian origin, then he must have to satisfy the first additional basic condition that he was in India for 182 days or more during the any number of years. 2020 and 21. He was 90 days, it means he was resident in India, and 18 and 19, 2018 and 200 days, he was in India. In resident, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, ये 2 साल में 1 सालों दोनों सालों रेसिडेंट था। इसके अलावा लास्ट 7 years में कि मिस्टर बालाजी इंडिया में 730 डेज है कि नहीं। जैसे हम लोग 22-23 से 22-23 के पहले जो 7 years है, प्रीवियस 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर्स, इन दैट ही मस्ट बी एटलीस्ट 730 डेज इन इंडिया। 730 दिन उसे इंडिया में होना चाहिए। अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो लास्ट 5 years थे, हमें लास्ट 7 years देखना, लेकिन इसके पहले वो कहीं भारत के बाहर गया नहीं था। इसके पहले अगर हम देखें 2016-17 he was for 365 days, 2015-16 leap year February 366 days। इसका मतलब लास्ट 7 days में देखें 1 और 3 मिला के 321 डेज हो जाते हैं, 331 डेज। इसका मतलब he was more than 730 days in last 7 previous years। It means what? He satisfied both additional conditions, 730 days or more he was in India। 730 दिन से ज्यादा मिस्टर बालाजी भारत में था, इसके लिए वो क्या हो गया यहाँ का रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यहाँ पे सेकंड कंक्लूजन आ गया, मिस्टर बालाजी इज रेसिडेंट but ordinary resident। और previous year 2022-23 मिस्टर बालाजी क्या हो गए भारत में प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो गए। तो हमारे इस टॉपिक में कंसेप्ट क्या था रेसिडेंस में, कि हमें फाइंड आउट कर पाना कि कोई भी पर्सन इंडिया में रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट है, इस कंसेप्ट में फाइंड आउट करना। इसके लिए 2 बेसिक कंडीशन दिए गए और एडिशनल कंडीशन फॉर द ऑर्डिनरी एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंस के लिए। टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत कंसेप्ट है इसके अंदर और बहुत नॉलेजेबल चीज है। जब हम किसी जॉब पे जाएंगे या फिर कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमें नौकरी लग गई या फिर अदर सेक्शंस में या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में जहाँ पे टैक्सेशन से मिले, इस चीज को समझने में और कंसेप्ट को याद करने में, उस चीज को सॉल्व करने में, उस चीज की वर्किंग करने में बहुत ही मजा आएगा। और इस टॉपिक्स में अगर हम लोग देखें, ये टॉपिक ही बेसिक प्रोवाइड करता है कि किसी पर्सन को सबसे पहले हम जज करें कि पर्सन एसएससी किस टाइप का है। अगर एक बार हमें एसएससी आ गया तो उसके इनकम्स को कैलकुलेट करने में, उस पर्सन को कैटेगराइज करने में बहुत मदद मिलती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्कोप ऑफ टोटल इनकम। जो स्कोप ऑफ टोटल इनकम है और टोटल सोर्सेस ऑफ इनकम, टोटल सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जिसके अंदर सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड कैपिटल गेन एंड कैपिटल लॉसेस। इस टॉपिक पर हम लोग कंसिडरेशन देखेंगे। अभी के लिए गुड बाय, थैंक यू।